चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक आप जानते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, और इसके बाद हम करेंगे रेशो कैसे किया जाता है शेयर्स को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉरफीचर होता क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब तक आप किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं समझ लेते हैं, क्वेश्चन करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते हैं तो अगर उससे हटके अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज स्टूडेंट पहले कॉन्सेप्ट को समझने पर टाइम लगाइए। बेशक टाइम लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड होगा तो आप हजारों तरीके के क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी क्या होता है ना कि जब भी हमारा अकाउंट्स का पेपर बनकर आता है तो जरूरी नहीं है कि वो बुक में से डिक्टो आए, है ना, उनका अलग तरीका होता है। तो हम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। फॉरफीचर क्या होता है कि जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, फॉरफीचर का मतलब होता है जो भी शेयर होल्डर है जिसने कोई भी कॉल का अमाउंट नहीं दिया है उसके शेयर्स को कैंसिल आउट कर देना, वो फॉरफीचर कहलाता है। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर तो बन गया, लेकिन जब उससे नेक्स्ट कॉल की डिमांड की गई तो उसने पैसा देना बंद कर दिया किसी भी रीजन से, और आगे लगातार वो पैसे नहीं दे रहा है। तो कंपनी को यह अंदाजा लगता है कि इस शेयर होल्डर को अब ज्यादा लंबा नहीं चलने देना चाहिए, इसके शेयर को फॉरफिट करके कैंसिल आउट कर देना चाहिए। तो बेसिकली फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर के पैसे ना देने पर उनके शेयर्स को कैंसिल आउट कर देना, ये फॉरफीचर है। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल। कॉल का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अलॉटमेंट हो सकता है फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। The company may exercise the power to forfeit the shares। कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो उनके शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं, जो भी उसके पास नंबर ऑफ शेयर उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास है। ठीक है। ऑन विच अमाउंट ऑफ कॉल इज नॉट पेड। और ये तो हमें पता ही है कि क्योंकि उस शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया है, इस वजह से हम उसके शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। इस डेफिनेशन में आपको एक चीज और याद रखनी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अंदर अगर कंपनी को ये अलाउ किया गया है कि वो शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं, तभी वो शेयर को फॉरफिट करेंगे। अगर उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है तो शेयर को फॉरफिट नहीं किया जा सकता। ये आपके एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है, क्योंकि हम ये चैप्टर में फॉरफीचर की एंट्री करने वाले हैं तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे कंपनी को अथॉरिटी है शेयर को फॉरफिट करने की। अब बात आती है यहाँ पे, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कंपनी जब भी किसी भी शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल आउट कर रही है तो कैंसिल आउट करने से पहले 15 दिन पहले वो उसको नोटिस सेंड करेगी। 15 दिन पहले नोटिस सेंड करने का मतलब ये होता है कि हो सकता है उस शेयर होल्डर की कोई मजबूरी रही हो कि वो आपको अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है, तो नोटिस पहुंचते ही वो अमाउंट पे कर सकता है। और उसके बाद भी अगर वो अमाउंट पे नहीं करता है तो कंपनी के पास ये तो है ना कि हाँ हमने नोटिस सेंड करके देन शेयर को फॉरफिट किया था, तो कंपनी आसानी से उस शेयर को फॉरफिट कर सकती है। अब बात करते हैं कि जैसे आपने पढ़ा था कि आप शेयर को इश्यू करते थे पार पे, आप शेयर को इश्यू करते थे प्रीमियम पे। क्योंकि आप इस वीडियो तक आए हैं तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि प्रीवियस जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं वो आपको ऑलरेडी आता है। तो पार पे किस तरीके की एंट्रीज होती थी और प्रीमियम पे किस तरीके की एंट्रीज होती थी आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने पार पे शेयर को इश्यू किया हुआ था और तब आप फॉरफिट कर रहे हैं तो डिफरेंट एंट्रीज होगी। उसके अलावा अगर आपने शेयर्स को इश्यू किया था प्रीमियम के साथ तो अब आप क्योंकि उसके फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं तो अब जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो उससे डिफरेंट होगी। ठीक है, दोनों सेम नहीं होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि अगर पार का केस है तो आपकी फॉरफीचर की एंट्री किस तरीके से होगी। पहला है आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या होता है, कॉल्ड अप अमाउंट लिया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, अभी हम क्या करेंगे इसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो बेटर समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल हम इसमें समझ लेते हैं जनरल एंट्री क्या होती है। कि बच्चे जनरल एंट्री तो कर लेते हैं बट उसमें अमाउंट किस तरीके से फिल आउट करना है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम फोकस करेंगे कि इसका अमाउंट किस तरीके से फिल आउट होगा। हम ऐसा मान के चले कि 1000 शेयर्स है,
एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं और उसने कुछ कॉल्स के अमाउंट नहीं दिए और इस वजह से हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे 20 सेट किया हुआ है हमने, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20, फाइनल कॉल पे 30 और ऐसे मिला के इसकी नॉमिनल वैल्यू बनती है 100। ठीक है, अब देखो एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी शेयर होल्डर एप्लीकेशन का अमाउंट तो जरूर ही देगा, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर आपकी कंपनी का शेयर होल्डर तभी कहलाएगा जब उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं होता जिसने एप्लीकेशन का अमाउंट ना दिया हो। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? अलॉटमेंट से। ऐसा शेयर होल्डर हो सकता है जिसने अलॉटमेंट दे दिया हो और ऐसा भी शेयर होल्डर हो सकता है जिसने अलॉटमेंट ना दिया हो। ठीक इसी तरीके से फर्स्ट कॉल पे भी होता है कि कोई शेयर होल्डर ऐसा हो सकता है कि जिसने फर्स्ट कॉल भी ना दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? फॉरफीट कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा? आपको सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट लिखना है। हम जब भी फॉरफीट करते हैं ना तो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की बात करते हैं, हम टोटल की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो टोटल को अभी छोड़ दीजिए। जैसे आपका 1000 शेयर होल्डर वाले को आप फॉरफीट कर रहे हो तो हम सिर्फ 1000 शेयर होल्डर वाले की बात करेंगे। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब ये है, जैसे मान लो आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है, कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक मांगा उससे, लेकिन जब उसने पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अब आगे इससे मांगना ही नहीं है, हम इसके शेयर को फॉरफीट कर देंगे, बहुत हो गया। ठीक है, कंपनी ने कहा बहुत हो गया, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, अब हम इससे फाइनल कॉल मांग ही नहीं रहे हैं, भाई तुम दो मुझे। ठीक है, तो अब हम इसके शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफीट कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, जैसे आपके क्वेश्चन के पैटर्न में होगा ऐसा कि क्या होता है, कंपनी फर्स्ट कॉल मांगने के बाद शेयर को फॉरफीट कर रही है। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो कॉल्ड अप अमाउंट आपका कहां तक बनता है? जहां तक कंपनी ने मांगा है। कंपनी ने कहां तक मांगा है? फर्स्ट कॉल तक। तो फर्स्ट कॉल तक आप टोटल कर लीजिए, कितना हो गया? 20, 30, 50 to 20, 70। आपका कॉल्ड अप अमाउंट हो गया 70। अगर मैं यहाँ पे फिल आउट करूंगी तो कैसे फिल आउट करूंगी? 1000 शेयर है मेरे पास और हमने कहां तक उससे मांगा? 70 तक। तो यहाँ पे लिखा है ना आपका कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल्ड अप अमाउंट आपका हो गया 70। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आपको वो चीज मेंशन करनी है जिसकी वजह से आप उसको फॉरफिट कर रहे हो, यानी कौन सा कॉल का अमाउंट उसने नहीं दिया। तो इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो आप लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट या फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कॉल में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, सेकंड कॉल सब आ जाते हैं। जो भी उसने नहीं दिया आप उसका नाम लिख दीजिए। तो टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, अब उसने अलॉटमेंट कितने के हिसाब से नहीं दिया? 30 के हिसाब से। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 1000 शेयर मल्टीप्लाई 30, ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पर ये मतलब है कि कंपनी ने तो उनसे डिमांड की लेकिन उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, इस वजह से हम यहाँ पे से शो कर रहे हैं। टू शेयर कॉल्स अकाउंट, ड्यू बट नॉट पेड ऑन कॉल। कॉल का कितना अमाउंट है? 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20,000 शेयर का कॉल उसने कॉल के टाइम पे नहीं दिया। उसके बाद अब बात आती है फॉरफिट। फॉरफिट मतलब होता है जब्त कर लेना। अब आप क्या जब्त करोगे? उसने जो भी एप्लीकेशन के टाइम पे अमाउंट दिया था उसको जब्त करोगे। तो इसलिए एप्लीकेशन का जो अमाउंट मिल गया है, ठीक है, जिसका अमाउंट नहीं मिला उसका तो आपने नाम के अकॉर्डिंग शो किया, लेकिन जिसका अमाउंट यानी एप्लीकेशन का अमाउंट उसने दे दिया है उसको आप फॉरफिट करोगे। तो इसलिए टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिट करने का मतलब यह है कि जो भी उसने एप्लीकेशन के टाइम पे आपको अमाउंट दिया है अब आप उसे वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, यहाँ पे आपका वो अमाउंट आएगा जो फॉरफीचर करते टाइम आपको ऑलरेडी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि एप्लीकेशन तो उसने दिया ही था, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन का अमाउंट ही लिख देंगे जो कि फॉरफिट किया जाएगा। कितना? 1000 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है आपके क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के दे रखे होते हैं। कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एप्लीकेशन देते हैं तो फॉरफिट में एप्लीकेशन का अमाउंट आए। कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिसने अलॉटमेंट भी दे दिया हो तो एप्लीकेशन का अमाउंट और अलॉटमेंट का अमाउंट जो भी उसने दे दिया है वो दोनों मिला के फॉरफिट में आएगा। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एप्लीकेशन के साथ उसने अलॉटमेंट भी दे दिया है तो आप क्या करोगे? फॉरफिटेड शेयर्स में सिर्फ एप्लीकेशन का नहीं लिखोगे, अलॉटमेंट का भी लिखोगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रही हूँ कि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो एप्लीकेशन का अमाउंट ही से फॉरफिटेड शेयर्स में आएगा।
ये तो बात हो गई आप इशू डेट पार किया है तब। अब बात आती है अलॉटमेंट प्रीमियम की। प्रीमियम के केस में क्या होता है ना, आपकी दो तरीके की एंट्री बनती है। मैं फोकस करूंगी अब फर्स्ट वन की तरफ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, मेरे को आपसे एक बात करनी थी कि आपकी कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर। सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा हो रही थी और फिर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं मेरी एकेडमी में, तो उन पे फोकस करने के चक्कर में मेरे पास टाइम नहीं बच पा रहा था कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो सॉरी फॉर दैट। आपने वेट किया इतने टाइम तक, थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड स्टेज क्या होता है, जब आपने शेयर इशू किया हुआ है प्रीमियम के साथ। प्रीमियम के साथ भी आपकी दो तरीके की एंट्री होगी और ये बेसिकली अपने आप में टॉपिक है, अलग टॉपिक है, जिसके लिए मैं वीडियो नेक्स्ट कभी बना दूंगी तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम इन शॉर्ट बात कर रहे हैं जो यूजुअली एंट्री होती है उसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या आपकी एंट्री है, एंट्री बिल्कुल सेम है इसी की तरह, बस थोड़ा सा चेंजेस है। और क्योंकि हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, थोड़े से चेंजेस की प्रीमियम के साथ। हमने ऐसा लेट किया था कि हमारे पास 1000 शेयर होल्डर वाला जो था जिसका हम शेयर फॉरफिट कर रहे थे और फेस वैल्यू थी 100 ईच, लेकिन अब फेस वैल्यू अब हमने इशू करते टाइम उसको 120 ईच के अकॉर्डिंग किया था, क्योंकि 100 और 120 के बीच 20 का प्रीमियम आ गया, ठीक है, 20 का प्रीमियम आ गया। तो हम तो जानते हैं या तो क्वेश्चन में खुद ही गिवन होता है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, या फिर हम अलॉट नहीं गिवन होता तो हम अलॉटमेंट के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा 20 रुपीज का प्रीमियम। तो अब अलॉटमेंट कितने का हो गया, पहले अलॉटमेंट था 30 का, अब उसमें प्रीमियम इंक्लूड कर दिया तो अब हो गया आपका 50 का। ओके, ठीक है। अब बात आती है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं, तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज आपको समझ ही लेना है किसी तरीके से, ठीक है, कमांड बना ही लेना है। अलॉटमेंट में आपको ये याद रखना है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 30 + 20। मैंने तो हमेशा ऐसे याद रखने के लिए किया ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। अब आ जाते हैं एंट्री पे, ठीक है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, देखो आपकी प्रीमियम वाली एंट्री तब होगी, वो भी फॉर फीचर की जब बात करें तब होगी जब किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट ना दिया हो। अगर उसने अलॉटमेंट दे दिया है तो फिर तो फॉर फीचर में प्रीमियम आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो हम उस केस को सॉल्व कर रहे हैं जब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, और क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था तो ऑब्वियसली उसने प्रीमियम भी नहीं पे किया। हम उस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एंट्री आपकी वही शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप अमाउंट है। कॉल्ड अप अमाउंट हमारा कितना हो गया, वही सेम हो गया, कितना हो गया 20, 30 और 20, वही 70 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अमाउंट कॉल्ड अप लेस प्रीमियम। देखो अगर आप यहां तक आते हो, देखो हम ऐसा मान के चल रहे थे कि फाइनल कॉल अभी डिमांड की ही नहीं गई, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। 20, 30 और 20, 70 हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं 50 को काउंट करती हूँ जिसके अंदर प्रीमियम है तो ये कितना बनता है 50 और 40, 90। तो आपको 90 नहीं लेना है, कॉल्ड अप अमाउंट में लेस करना है प्रीमियम को। तो 20 रुपए का जो प्रीमियम वो हटा दो, जैसा कि पहले 70 था तो 70 ही बनाकर रखो। तो यहाँ पे क्या होगा 1000 शेयर पे 70 के अकॉर्डिंग कॉल अप अमाउंट हुआ है, ठीक है। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीमियम को ले क्यों नहीं रहे, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ है। अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, और प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को शो करेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रीमियम को शो कर रहे हैं अलग से। दैट्स वाई आप शेयर कैपिटल में प्रीमियम को नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे प्रीमियम अलग से शो कर रहे हो और फिर यहाँ पे भी शो करोगे तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो 40 रुपीज ज्यादा नहीं हो गए। वैसे देखा जाए तो 20 रहना चाहिए, तो इसलिए डबल कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीमियम नहीं लेंगे और प्रीमियम को अलग से शो करेंगे, क्योंकि जब आपको याद है जब भी आप प्रीमियम का अमाउंट मिलता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को अलॉटमेंट के टाइम पे क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो आप प्रीमियम को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट करेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आप कितना लिखेंगे 1000 और प्रीमियम कितने का है 20 का है। तो इस हिसाब से आपने यहाँ लिख दिया प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम को शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम को अलग से शो करेंगे।
नेक्स्ट आ जाता है क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। अब यहाँ पे दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे मैम हम प्रीमियम का लिखें कि नहीं लिखें। देखो यहाँ पे आपने प्रीमियम को अलग से शो किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरे 50 के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। हालांकि आपका अलॉटमेंट 30 का है, लेकिन अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा 50 के हिसाब से आएगा। बैलेंस करना है ना। आपने हमेशा अकाउंट्स का रूल पढ़ा है कि डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल सेम होना चाहिए। जब यहाँ पे आप अलग से 20 दिखा रहे हो और 30 रुपीज इसके अंदर इंक्लूडिंग है, तो 30 और 20 मिलके 50 हुआ ना, तो इसलिए अलॉटमेंट पे आपको 1000 इंटू 50 के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ये लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जो कि मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट आ गया टू शेयर कॉल्स अकाउंट, वो मैं ऊपर भी समझा चुकी हूँ कि कॉल का अमाउंट आपका कितना आएगा, 20 रुपीज का उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और उसमें आप लिख दो 1000 इंटू 20, दैट मीन 20,000। ठीक है, उसके बाद है फॉरफिटेड शेयर्स में क्या आएगा, उसने एप्लीकेशन का अमाउंट तो आपको दे ही रखा है, तो एप्लीकेशन के अमाउंट को आपको जब्त करना है, तो फॉरफिटेड में एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये वाली एंट्री तभी एप्लीकेबल है जब उसने प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया। एक और केस बनता है जिसमें पता है क्या होता है कि उसने अलॉटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है। अब ये केस सोचिए कब होगा, ये केस तब होगा जब आपका प्रोराटा बेसिस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, कि शेयर होल्डर ने ज्यादा के हिसाब से आपको एप्लीकेशन मनी दे दिया था, तो हम उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते थे। ठीक है, तो अब उसने एक्सेस अमाउंट तो एप्लीकेशन के टाइम पे दिया होगा, तो हो सकता है कि प्रीमियम का अमाउंट उसने दे दिया हो, क्योंकि जो भी वो एक्स्ट्रा देता है हम उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। तो एडजस्ट करते टाइम हमने सोचा हो कि हमने प्रीमियम पे एडजस्ट कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट पे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो केस बहुत अलग है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं, तो आप इस पे फोकस करिए। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है तो वो वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कि कॉन्सेप्ट है क्या। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मैं इसकी पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। और अच्छा होगा, देखो आप कमेंट में इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखते हो, आपको ही प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा होगा आप मेरा ईमेल आईडी यूज करें और वहां पे आपको जितना जी करे उतने क्वेश्चन सेंड करते रहिए आराम से। ठीक है, तो चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।